देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पिछली क्लास में या फिर अभी आज वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने रेवेन्यू के टॉपिक को कवर किया था, जिसमें रेवेन्यू में हमने उसका मीनिंग सीखा। ठीक है। उसके बाद उसके टाइप सीखे कि कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, कुछ नया नहीं सीखा, सारी पुरानी की पुरानी बातें थी। फिर हमने इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करे थे, यही सारी चीजें सीखी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या? रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कर्व। जो हमारी रेवेन्यू कर्व थी, ये टोटल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, अब उनके हम बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें दो तरीके की चीजें पढ़नी है हमें। एक तो है जब हमारा प्राइस जो है सेम रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट, और एक पढ़ना है कि जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ रहा होता है वैसे वैसे हमारा जो ये है प्राइस फॉल होता जाएगा। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक वर्ड है आप लोगों के लिए, अभी नया है। वर्ड का नाम है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज का एग्जांपल ले लो। एग्रीकल्चर का लेना है, एग्रीकल्चर का लेना है। मोबाइल फोन का लेना है, मोबाइल फोन का ले लो। किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी है। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं हमारे पास। ठीक है। अब इस टाइप की मार्केट में क्या होगा, अगर एक बंदे ने बढ़ा दिया, सपोज करो ये चार दुकानें हैं, इसने बढ़ा भी दिया प्राइस, तो ठीक है, इससे नहीं खरीदेंगे, सारे इसके पास आ जाएंगे। क्या इतने सारे नंबर ऑफ बायर है, कोई बढ़ाएगा तो अपना ही नुकसान करेगा। ठीक है। इस वजह से हमेशा प्राइस रिमेन सेम ही रहता है उस पर्टिकुलर गुड का ना, हमेशा वही सेम रह रहा होगा। इस वजह से इसको बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन। और वही बात करते हैं यहाँ इम्परफेक्ट कंपटीशन की है। ठीक है। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट फॉर्म्स, उसमें पढ़ेंगे। बस अभी तक के लिए समझ लो कि ये एक रिटेलर है। रिटेलर की बात चल रही है कि भाई एक प्रोडक्ट बेचेगा, दो प्रोडक्ट, तीन, जितने भी बेच रहा होगा सेम लेवल पे ही बेच रहा होगा, मतलब उतने ही प्राइस पे बेच रहा होगा, 10 10 10 10 10। वही बात करते हैं हम होलसेलर की यहाँ पे। वो होलसेलर क्या कर रहा होगा हमारा, वो ज्यादा खरीद रहा हो, मतलब अगर एक बेचा तो 10, अगर दो खरीदा तो उसने 9 कर दिया, तीन कर दिया तो अभी 8 कर दिया। अभी बेसिक के लिए बस इतना समझो, ये दो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो गए। एक रिटेलर को कंसिडर करते हुए चलना, एक होलसेलर को। व्हेन प्राइस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, वो रिटेलर के लिए। जब प्राइस बढ़े, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेंगे या जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेगी तो हमारा प्राइस कम होता जाएगा, वो होलसेलर के लिए। ठीक है। अब जरा हम पढ़ने चलते हैं आगे टॉपिक। ठीक है। मैं पहले वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हमारा प्राइस सेम। ठीक है। मैं एक बार लिख दूं, आप लोग लिख लेना साथ साथ। प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। इसके लिए ना मैं आपको एक शेड्यूल समझाता हूँ, एक शेड्यूल कहना है, एक टेबल समझाता हूँ जो हमने कल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करे थे, उसी को समझते हुए चलते हैं। इसमें क्या बोला मैंने, प्राइस सेम ही रहेगा हमेशा, है ना। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरे पास 5 आउटपुट मैंने बेची है। ठीक है, 5 यूनिट्स बेची है। प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमारा है 10, सॉरी सेम ही रहेगा ना हमारा, तो 10 10 10 और ये 10। क्या टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा अब? और मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 20 30 40 50। ठीक है। और वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू चेक करोगे आप तो हमेशा क्या आ रहा होगा, 10 ही आ रहा होगा। ठीक है। ये सब अभी हमने सीखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, इससे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं लगा रहा। अगर आप नोट करोगे तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा एवरेज रेवेन्यू या प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल है कि नहीं। तो जरा एक बात और लिखो है मेरे साथ। हमें मेन इसका अभी हम इसका ग्राफ भी समझेंगे। ठीक है। और हम इसके बारे में और समझेंगे अभी जब लिखवाऊंगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बस एक दो टॉपिक अभी यहाँ से कवर करके चैप्टर फिनिश है हमारा।
ऐसा सेम आ भी क्यों रहा है, क्योंकि देखो ना वो एक कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहा है। जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो प्राइस तो सेम ही है, उतने से ही बढ़े जा रहे हैं कि 10 के डिफरेंस से ही बढ़े जा रहा है। जब हमारा एवरेज रेवेन्यू और ये इस वजह से हमारे यहाँ पे सेम आ रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है कोई एक्स्ट्रा आउटपुट मुझे एक्स्ट्रा आउट देखो एमआर होता क्या था बेसिकली कि एक्स्ट्रा आउटपुट पे मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक और जब आपने यूनिट कंज्यूम करी तो आपको कितने एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे देखा जाए तो वो 10 का 10 ही मिले जा रहा है ना, और कुछ एक्स्ट्रा तो अलग से आ ही नहीं रहा है ना। यही होता है यहाँ पे। अब जरा इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसका एक। अब जो हमारा ये है वाई एक्सेस जो है हमारी, वाई एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है हमारा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू, कुछ भी है। ठीक है। अब देखा जाए अगर मैं इसी चीज को कंसिडर करके बना रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि यूनिट 1, यूनिट 2, बिल्कुल यही ग्राफ प्लेस कर रहा हूँ मैं जो हमने ऊपर शेड्यूल में बनाया। यूनिट 5 मैं 10 आइटम का गैप ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। अगर देखो मेरे को ये बताओ यहाँ पे, पहले हम एवरेज रेवेन्यू को कर लेते हैं या मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों सेम ही है। यूनिट 1 है तो कितना है? 10। यूनिट 2 है तो कितना है? 10। यूनिट 3, 10। यूनिट 4, 10। यूनिट 5, 10। कहना कह सकता हूँ कि एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है यहाँ पे हमारी। हाँ है ना। तो अब इसी को ही मैं एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए आर और एम आर को। और वहीं अगर मैं टी आर को बनाने की कोशिश करूँ तो एक यूनिट पे टी आर बने थे 10 था हमारा, 2 यूनिट पे कितने थे? 20, 3 पे 30, 4 पे 40, ठीक है, 5 पे 50। अगर देखा जाए तो एक कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है यहाँ से। अगर इन डॉट्स को कनेक्ट कर दूं मैं, एक सेकेंड। लगभग लगभग हमारी एक इस तरीके की लाइन जा रही है, 1 पे 10, 2 पे 20। दो पॉइंट्स मैंने इसलिए थोड़ा डोज मार्क करे, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा क्योंकि बिना स्केल के करे थे। तो हमारा मेन ये बन रहा होगा, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ना 45 डिग्री का है। जब इक्वल डिस्टेंस से बढ़ता जा रहा है ना, मतलब एक कांस्टेंट सीट से बढ़ता जा रहा है, 10-10 यूनिट के गैप से बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी जो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करती होगी। ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे, क्योंकि एक प्रोपोर्शनल रेट से बढ़ता जा रहा है ये, तो इस वजह से 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे बोलना गलत थोड़ी होगा कि टी आर एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट क्या हो गया, 10-10 यूनिट से ही बढ़े जा रहा है। ठीक है। अब ये जितनी बातें बोली है, अब वो बातें जरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ। वही बात लिखी है कि प्राइस कांस्टेंट है, वही 10 रुपए ही चल रहे हैं हमारे। ठीक है। उस वजह से हमारा ए आर और एम आर इक्वल आ गया है। ठीक है। और वो कैसी कर्व्स है, हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व्स है जो कि पैरेलल है हमारे एक्सिस एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। टी आर राइजेस एट कांस्टेंट रेट्स, 10 रुपए के उसी रेट से डिफरेंस से बढ़ता जा रहा है ना। और वो कौन सा एंगल बना रहा होता है, मेकिंग 45 डिग्री एंगल। ठीक है।
थर्ड और आखिरी पॉइंट इस कर्व का, इसका एयर कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइस लाइन। ये हम लोग को पता ही है। तो 3 नंबर का जब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा सब्जेक्टिव पेपर जिन जिन का है, तो हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी कि जब उसने बोला कि रिलेशनशिप बताओ कि प्राइस रिमेन एट सेम लेवल ऑफ आउटपुट, तो यहाँ से मैं इसको ए पार्ट दे रहा हूँ, यहाँ से लेके आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी, आपको शेड्यूल भी बताना पड़ेगा, ये हर चीज डायग्राम ग्राफ हर चीज आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक बेसिकली क्या है, जो हमारा बी पार्ट रह गया इसका, कि जहां पे हमारा इंक्रीज होगा आउटपुट लेकिन प्राइस फॉल होता रहेगा। ठीक है, मैं जरा उसी को करता हूँ। प्राइस फॉल्स, ये बिल्कुल सेम चलेगा जैसे यूटिलिटी में हमने पढ़ा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी वाला, सेम वही लॉजिक यहाँ चल रहा होगा। ठीक है, या प्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा बिल्कुल वही कहानी चलेगी। टोटल रेवेन्यू फिर इसको मल्टीप्लाई करके निकलता हुआ आ रहा है। ये हमने बहुत क्वेश्चन करे हैं तो जरूरत पड़ेगी नहीं दोबारा समझाने की। ठीक है, अगर इसको मैं अभी ना एक एक पॉइंट से पुट नहीं कर रहा बिल्कुल, क्योंकि सेम हमारा ना टोटल आउटपुट वो यूटिलिटी प्रोडक्शन वाला बिल्कुल सेम चीज चलेगी हमारी। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, बट ये ऑलरेडी आपको आता है, रिवाइज कराता चलूंगा मैं साथ में। एक मिनट तो बस मुझे, देखो वैसे तो हमने एक ही ग्राफ में किया था, बट थोड़ा बेटर रहे इस वजह से हम लोग इसको दो डिफरेंट ग्राफ में कर लेंगे, कि ऊपर वाले में टोटल रेवेन्यू बना लिया सर, और नीचे वाले में खाली हमने मार्जिन रेवेन्यू बना लिया, और मार्जिन और एवरेज, सॉरी। ठीक है, वही हमारा y रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये y, ये x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है y, इस डायग्राम में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सेम कहानी है। हमने बहुत बारी वो पढ़ा है कि बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, फिर वो फॉल होने लगता है। ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, बिल्कुल टोटल यूटिलिटी में जो कहानी सीखी थी, प्रोडक्शन में सीखी थी, बिल्कुल वही है। हमने ये सब सीखा हुआ है कि जब ये अपने मैक्सिमम पे होगा, मान के चलते वाला पॉइंट मैक्सिमम है, ये सबसे ऊपर लगा है, तो उस पॉइंट पे यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी उसी सही कर लेते हैं। ये सबसे मैक्सिमम है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो जीरो हो रहा, और मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो जीरो हो रहा। ठीक है, मैं मार्जिनल रेवेन्यू बनाने की ट्राई करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे जीरो जा रहा होगा। ठीक है, और उससे थोड़ा सा ऊपर, बहुत ऊपर नहीं, हमारा एवरेज रेवेन्यू जा रहा होगा। ये हमारा डायग्राम आ रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव है। बिल्कुल सेम कहानी चल रही है हमारा, कि जब हमारा ये एम आर, ये टी आर बढ़ रहा होता है तो एम आर फॉल कर रहा होता है, जब टी आर ये एम आर नेगेटिव हो जाता है तो वो फॉल करना स्टार्ट कर, बिल्कुल सेम कहानी है। सारी बातें मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक ही था हमारा, इसका बाद एक और टॉपिक करेंगे, फिर खत्म। चलो लिखो जरा।
पहला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर एंड एम आर, टी आर ए आर और एम आर के बीच में। ठीक है, अब जरा लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। एक सेकंड बच्चे। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखो जरा कि जब एम आर फॉल होता है, एंड एम आर इज फॉलिंग, लेकिन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, बट पॉजिटिव, टी आर जो हो रहा होता है उस टाइम पे इंक्रीज कर रहा होता है, राइजिंग स्टेज पे होता है। आप से देख लेते हैं इस बात को। जब एम आर फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है स्टेज पे, पॉजिटिव भी है, तब हमारा टी आर क्या हो रहा है, बढ़ना स्टार्ट होता है, बढ़ रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमें, व्हेन एम आर इज जीरो, जब एम आर हमारा जीरो है तो टी आर जो है हमारा वो हाईएस्ट लेवल पे होगा, टी आर इज एट इट्स हाईएस्ट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कि जब एम आर अब नेगेटिव हो गया, व्हेन एम आर इज नेगेटिव, तो अब क्या हो जाएगा, टी आर जो है हमारा वो फॉल करना रहता है, टी आर इज फॉलिंग। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि एम आर जो है वो स्लोप है टी आर का, मतलब उसकी स्टीपनेस चेक करने में हेल्प कर रहा है ना वो हमारा, जो एम आर जो है वो उसकी वजह से ही तो स्लोप बन रहा है, वहीं से तो हम देख पाएंगे उसको। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए आ जाता है वाला पार्ट कि एम आर स्लोप है टी आर का, हाँ या ना बताओ। ठीक है, अब रिलेशनशिप हम इस डायग्राम में ही पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर और एम आर का। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, करी कराई बात है जो हमने पीछे पढ़ा है, बस नाम बदल गया, प्रोडक्शन और यूटिलिटी की जगह अब ये आ गया, रेवेन्यू साथ में जुड़ गया। When AR and MR both falls, MR falls at double rate, है कि नहीं? जब AR MR दोनों ही फॉल कर रहे हैं लेकिन MR ज्यादा जल्दी जल्दी गिरता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि when AR and MR both rises, MR rises faster। ठीक है, हेलो, हाँ, यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको? ठीक है, बस इतना ही टॉपिक था हमारा। अब जो भी एक आधी बात बचती है वो हम क्लास में कवर कर लेंगे।